चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमें जो है ऑप्टिक्स का बेसिक स्टार्ट करना है। ठीक, तो पूरा जो हमारे पास एक ब्रांच है, ठीक है, ऑप्टिक्स की, पूरा का पूरा जो ऑप्टिक्स है, इस पूरी ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स का एक पार्ट हमारे पास आता है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम एज्यूम करते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स बोलती है जनरली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में? एज अ रे। दिनेश, जितना भी हमें ऑप्टिक्स चाहिए अभी 11th 12th क्लास के अंदर हम सारा पढ़ेंगे, उसमें जो 10th वाला पार्ट आएगा जब जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो सबको याद ही होता है, जो नहीं हो गया तो हम याद दिला देंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। तो रे ऑप्टिक्स बोलती है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और कैसे ट्रेवल करती है? एज अ रे। तो मेनली अगर हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो ज्यादातर जो रे ऑप्टिक्स है, बहुत बार इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कि हम ज्योमेट्री का ही यूज करते हैं क्या करने के लिए? मोस्ट ऑफ द फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए रे ऑप्टिक्स के अंदर। जो कुछ फेनोमेना हम रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे, तो उनमें एक फेनोमेना हमारे पास है रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन। वैसे तो दो ही है, ये सब कुछ इन्हीं के अंदर ही आता है, पर हम एक अलग से लिख देते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, बट वहां भी हम वैसे हम यूज तो हम रिफ्लेक्शन का ही करते हैं। ये कुछ हमारे पास बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये तीनों आपने वैसे 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। प्रतीक एक ओ ले लेना भी। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपने 10th क्लास में कभी पढ़े हुए हैं, फॉर्मूले, कंसेप्ट। ये रे ऑप्टिक्स है, मतलब हमें जो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अभी 12th क्लास में, तो उसमें हमें ये तीन ही पढ़ने हैं। और इन तीनों में से भी जो पहला है रिफ्लेक्शन, वो हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब कोर्स में है तो सही, लेकिन जितना डिटेल में आपने 10th क्लास में पढ़ा है सब कुछ, वो यहाँ नहीं पढ़ना है, बस यूज करना है बेसिक रिफ्लेक्शन का। तो ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। दूसरी ब्रांच जो है फिजिक्स की, वो है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। एक है रे ऑप्टिक्स और एक आती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बोलती है कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल एज अ वेव। लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव, मतलब यहाँ जो कुछ फेनोमेना हमें मिलते हैं, टोटल तीन ही फेनोमेना हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहले फेनोमेना का यहाँ पे जो नाम है, ये मैंने पूरा कोर्स लिख दिया है ऑप्टिक्स का, यही कोर्स है हमारा ऑप्टिक्स का पूरा। इंटरफेरेंस फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम हमारे पास आता है डिफ्रैक्शन। दो टाइप का होता है डिफ्रैक्शन भी, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल। और थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन के अंदर जो ये थर्ड टॉपिक है, ये टॉपिक पोलराइजेशन, ये भी डिलीट हो गया टॉपिक, डिलीटेड फॉर 2021-22 सेशन। तो हमारे पास सिर्फ ये दो टॉपिक हैं 12th क्लास के अंदर 2021 और 22 के सेशन में। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दो टॉपिक में ही हमारा पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, और जो रे ऑप्टिक्स है ऊपर से देखा जाएगा तो ये एक दो टॉपिक ही हैं, लेकिन वैसे डिटेल में देखेंगे तो काफी, मतलब छोटे मोटे टॉपिक बहुत सारे निकल के आते हैं, बट सब में हम मोस्टली रिफ्रैक्शन ही यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रिफ्रैक्शन ही पढ़ना हमारे कोर्स के अंदर। तो हमारा ऑप्टिक्स का जो कोर्स है ये पूरा का पूरा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना और पढ़ाना दोनों आसान है। ठीक है, जब हम लिखेंगे रे ऑप्टिक्स के फिनोमेना, तो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम में ही घुस जाएंगे, आपको एज सच कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी रे ऑप्टिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स को पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल होता है। रीजन बीइंग ये होता है कि जो वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेना है, जिस लेवल पे हम बात करते हैं, वो नेकेड आई से ऑब्जर्व करना बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। रिजल्ट हमें दिखता है, लेकिन जो रिजल्ट के इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो इतने सेंसिटिव, इतने छोटे होते हैं स्केल उसका, कि उसको नेकेड आई से ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो चीज आपको दिख नहीं रही है और हम बोल रहे हैं दिख रही है, आप बोलो नहीं दिख रही,
तो वो जो कंफ्यूजन जो होता है, इसलिए कुछ कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% बोलूंगा मैं, उनको जो फर्स्ट टाइम वे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो डिफिकल्टी आती है, रहती है ऐसे 12th में, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल पे रहती है। मतलब ये ऐसे डिफिकल्टी नहीं है कि आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे या आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, आप सब कर लोगे क्योंकि आसान है। वैसे न्यूमेरिकल सोल्व करना, डेरिवेशन करना आसान है, लेकिन एक जो होती है ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि हाँ मुझे पता है एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स तो आप बचपन से ही देख रहे हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, है ना, तो इनमें उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, सब कुछ आपके सामने है। 10th क्लास के में जो मैथमेटिक्स है वो यूज करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ट्राइंगल का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही यूज करना है। तो बहुत हैवी मैथमेटिक्स यहाँ पे है ही नहीं रे ऑप्टिक्स के अंदर। वेव में थोड़ी सी हैवी मैथमेटिक्स भी है, तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो मैथमेटिकल अप्रोच में, कंसेप्चुअल में, तो वेव थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। इसलिए जो ग्रेजुएशन होता है ना, तो ग्रेजुएशन में हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं डिटेल में। अब रे ऑप्टिक्स आती है वहां पे कम आती है, वेव ज्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे वो फिर हमारा कंसेप्ट बनती है आगे मॉडर्न फिजिक्स के लिए। वहीं से हम इसी का यूज करके, जहां खत्म होगी वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे क्या, आपने जो पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, तो वेव ऑप्टिक्स के जस्ट बाद का चैप्टर है वो। तो वहां से हम जहां खत्म करेंगे वेव को, वहीं से हम अपना मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट जो स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरह से जहां भैया बॉर्डर वेव ऑप्टिक्स में लाइट लिमिटिंग स्ट्रेट केस लाइन है में ये। ट्रेवल नहीं करती। क्या क्या क्या? वेव ऑप्टिक्स में हाँ, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। वेव ऑप्टिक्स कंसेप्ट ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो जब तो आए, हमें मतलब वेव ऑप्टिक्स पढ़ना तो है ना। बिल्कुल भाई, यार ये क्या लिखा है, इतना बड़ा लिख दिया और क्या नहीं चाहते हैं। नहीं, तो वो नहीं, वही मैं पूछा, जैसा आपने मतलब रे ऑप्टिक्स में आपने ये एक चैप्टर 9 है स्पेसिफिकली और लिखाया है ये कि, चैप्टर 10। हाँ तो आपने मतलब रे ऑप्टिक्स में स्पेसिफिकली लिखाया है कि वो एज अ रे ट्रेवल करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तो यहाँ लिखा ना पर, एज अ वेव, तो हाँ तो वेव एज अ का तो वेव मतलब ही ट्रेवल नहीं है। करती है। हाँ, ये जो टॉपिक यहाँ लिखा है ना डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट जो है कॉर्नर्स पे बेंड होती है। अभी जब आएंगे, खैर अभी ओके। टाइम है यहाँ तक पहुंचने में। चलो, ये बेसिक है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स जो है हमारे पास ये यूनिट 5 का पार्ट है, ठीक है। जो हमारी यूनिट 5 है, यूनिट 5 हमारे पास क्या है, ऑप्टिक्स और प्लस ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस ऑप्टिक्स जो है यूनिट 5 है। और ये पूरी मिला के 17 मार्क्स की आती है। मतलब जो आपका 35 मार्क्स का पेपर होगा, तो 35 मार्क्स में से आधा सिलेबस यही है, ठीक है, आधा सिलेबस है ये ऑप्टिक्स प्लस ईएम वेव। वैसे मतलब इस साल से पहले ऑप्टिक्स जनरली, मैं ये जनरली क्या था, ये थी 14 मार्क्स की और ये थी 3 मार्क्स की, तो मेनली दोनों मिला के क्या थे, 17 मार्क्स के थे। हाँ, जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, वो सारा एटम न्यूक्लियाई वो सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है। तो ये है ऑप्टिक्स। अब करते हैं हम शुरू अपना काम मेन। तो मेन काम जो हमारे पास है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 इज रे ऑप्टिक्स। थोड़े से हमारे जो टॉपिक का जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हर बार। तो रे ऑप्टिक्स में हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही एक ही बार यूज करेंगे, उसके बाद तो ना के बराबर ही यूज है इसका, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, उतना ही टॉपिक हमारे पास यहाँ पे, थोड़ा हमारा टाइम जाएगा इन चीजों के अंदर डायग्राम बनाने में, क्योंकि मेन यहाँ जो रोल है वो डायग्राम का ही रोल है सारा का सारा। तो हमारे पास एक ये मिरर है, ठीक है, मिरर की एक सरफेस को हम कोटिंग देते हैं। किसके देते हैं कोटिंग, याद है आपको? मिरर में जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? सिल्वर सिल्वर। अच्छा, पता है, कुछ और भी हो सकता है या हमेशा सिर्फ सिल्वर होता है? तो सबसे इफेक्टिव सिल्वर होता है। सबसे अफेक्टिव सिल्वर होता है, वैसे और किसकी हो सकती है? मेघांकी ने बड़ा एकदम से आंसर दिया है, लगता है तेरे कोचिंग में हो चुका है।
अच्छा ऐसे, हाँ मुझे पता लगा है कि वीएमसी वगैरह में सब में कोर्स पूरा निपट गया आपका, पूरे 12th का ही? सर मेरा बैच लेट था तो अभी हमारा नहीं हुआ। अच्छा, पर जनरली तो हो गया सबका ही, है ना? यस सर, जनरल बैचेस में हो गया कंप्लीट। जनरल बैच में तुम्हारा कोर्स ही खत्म हो गया, तो तुम्हारी तो क्लासेस होंगी नहीं वैसे भी कोचिंग की। तो लाइट जो है रिफ्लेक्शन में एक एंगल से आ रही है, और एक एंगल पे लाइट जो है यहां से क्या हो गया, ओहो ये क्या हुआ। नेक्स्ट क्लास से मैं ना डायग्राम बना के रखूंगा पहले से ही, मतलब बने हो मेरे पास, मैंने बस आज कॉपी पेस्ट नहीं मारे, क्योंकि हमारा ना कुछ कुछ टाइम वेस्ट होगा। पहले मैं रफ में बनाऊंगा, और फिर मैं जादू करके, है ना, ऐसे स्नैप करूंगा, और फिर मैं सीधा जो डायग्राम है वो ले आऊंगा, और फिर ऐसे मेरी 15-15 सेकंड की बहुत सारी रील्स बन जाएंगी ऐसे, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, वो आती है कि लाइट अगर एक एंगल पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, और ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रीन को हम बोलते हैं कि दिस इज नॉर्मल, और ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये जो दूसरी रे जा रही है रिफ्लेक्ट होके गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, और एक है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट टॉपिक है, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास दो लॉज आते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ है ये जो मैं लिख रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 99% बच्चों को याद रहता है, ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होगी। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ होता है कि लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, लाइट सेम एंगल पे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो जो लॉज है, फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ सिंपल स्टेट करता है कि एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर इक्वल। ये 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। और सेकंड लॉ जो है इसका, वो स्टेट करता है कि इंसिडेंट रे और दूसरी रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है आगे, ऑल 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 के बाद क्या आता है, ऑल lie in a same point. ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, है ना। मोस्टली बच्चों को जो है ये याद रहता है कि तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, चाहे मीनिंग ना पता हो सेम प्लेन का मतलब क्या है, याद होता है। अगर हम बच्चों से पूछें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, बट ये पता है कि तीनों जो है ये याद तो रहता है एटलीस्ट। तो सेम प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं 3 मार्कर लूं, ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर ऐसे गया, ठीक है, और ये एक बीच में जो है हमारे पास नॉर्मल है। जब मैं बोलता हूं कि ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, तो इस चीज को आप यहां साइड से ऑब्जर्व करोगे तो ये तीनों एक लाइन पे लाई करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये एक लाइन पे लाई करने चाहिए। जब तक ये एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे तब तक उसको हम नहीं बोल सकते सेम प्लेन। जैसे ये है ना, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि तीनों सेम लाइन में है, इसके अंदर से ये जो बीच वाला है नॉर्मल, वो ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ये दो तो हैं से, पर तीसरा जो है टेढ़ा नहीं हो सकता। वो तीनों जो होंगे हमेशा क्या होंगे, एक प्लेन में। अगर मैं यहाँ पे एक पेज लूं, तो एक पेज का मतलब है तीनों ऐसे एक पेज पे लाई करेंगे, ऐसे हो तो भी ऐसे होंगे, ये ऐसे हैं तो ये जो एक प्लेन बनेगा उस प्लेन पे हमेशा लाई करेंगे, उसका मतलब है सेम प्लेन में। कोई भी एक पार्ट जो है वो उस प्लेन से बाहर नहीं निकल सकता, ना तो ऊपर उठेगा या ना ही क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। ये रिफ्लेक्शन है, इतना सा पार्ट। पर ये हम एक टॉपिक में यूज करेंगे रिफ्लेक्शन, बाकी जहां में थोड़ा बहुत प्रूफ करना होगा, आई और आर हम इक्वल जो है वहां पे हम लेट करेंगे, मतलब यूज कर लेना डायरेक्टली इसका। मेन जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बाद जो टॉपिक आता है हमारा,
आज हमारी पूरी क्लास अब इसी में निकल जाएगी, बेसिक सिखाने में, रिफ्रैक्शन का बेसिक सिखाने में। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक हमें सीखना है आज, ठीक है। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ेगा हमें, जहां शायद यहीं पे हम खत्म कर देंगे तो क्लास। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन है। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे पास एक तो दो सरफेस है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, दो सरफेस हैं, और दो सरफेस जो हैं उन दो सरफेस में लाइट एक एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और दूसरे से क्या हो गई, वो बाहर आ गई, ठीक है। लेट्स से मैंने बोला कि एक लाइट ऊपर के मीडियम से नीचे के मीडियम में एंटर करती है ऐसे, ठीक है। जो नीचे का जो पार्ट है, देखो ऑनलाइन ना डायग्राम बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स में पूरा खेल ही लाइन का है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करना आपके नोट्स में जितने भी डायग्राम हैं सारे डायग्राम पेंसिल से बने, ना कि पेन से। और रे ऑप्टिक्स के अंदर ये एरो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम चेक करते हैं तो गाइडलाइंस के हिसाब से जो बच्चे एरो नहीं लगाते उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका तो सिर्फ एरो ना लगाने के मार्क्स कट जाते हैं पेपर में, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो बच्चे एरो पुट नहीं करते उनका आधा नंबर आधा नंबर काट लो। तो आधा नंबर बहुत होता है फालतू का, अगर फालतू में मार्क्स कट रहे हैं तो आधा नंबर बहुत ज्यादा है। लाइट एक एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये जो इतना डायग्राम है, ये डायग्राम मुझे दो बार समझाना है अलग अलग तरीके से। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, और ये है Ctrl+V। अगर मेरे पास डायग्राम पहले से बना हुआ तो मेरी पढ़ाने की स्पीड डबल हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है कई बार, है ना। जब सब कुछ आपके साथ बना बनाया आता है ना तो आपको ये नहीं पता लगता कि आया कहाँ से एकदम सही। सर ये बीच में लाइन क्या है, कौन सी लाइन बीच में, कौन सी लाइन बीच में कहाँ है, समझा नहीं मैं। अरे ये दो अलग अलग कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, सेम चीज के दो कंसेप्ट हैं। रिफ्रैक्शन में पहला जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो है वो ये है कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऊपर का जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम और जो नीचे का मीडियम है वो है डेंसर मीडियम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इन द फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस हमारा उसमें जो लाइट है वो रेयर से डेंसर की तरफ जो है वो मूव कर रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ मूव करती है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, नॉर्मल को। तो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। तो इस रेड लाइन का जो एंगल बनेगा वर्टिकल लाइन के साथ, वो एंगल हमारे पास क्या है, वो एंगल हमारे पास है आई। आई मतलब क्या होता है, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये जो एंगल है ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो हमें ये पता है लाइट रेयर से डेंसर मूव करते हुए क्या होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो रेयर से डेंसर के केस में अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो लाइट कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर के केस में टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ये नॉर्मल जो है वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन है तो डेंसर दूसरे मीडियम में वर्टिकल लाइन की तरफ जो लाइन है वो मूव कर गई। तो जो एंगल बनेगा ये एंगल है आर। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, यहां पर आई क्या है, इस डायग्राम में जो आई है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, एक आई एंगल और एक आर एंगल, ठीक है। रिफ्रैक्शन में हमारे लिए जो मेन लॉ होता है उस लॉ का नाम होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। उस लॉ का नाम हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ। समीक्षा तुम्हारी बुक आई है, अरे हाँ हमारे यहाँ पे एक बच्चा है जिसने अपनी बुक लिखी है,
तो उसमें पोएम्स हैं, क्या है, थोड़ा गाइड करो हमें। सर पोएम्स थी। कितनी, मतलब पूरी तुम्हारी है उसमें? नो सर, कंपाइल किए थे। मेरे अलावा 30 और लोग हैं, मतलब कंपाइलेशन मैंने की थी कि 30 स्टूडेंट्स जो पोएम्स लिखते हैं या 30 लोग जो पोएम्स लिखते हैं उन सबको एक ग्रुप में इनवाइट करके उसमें पोएम्स, मतलब एक थीम पे बेस्ड, लाइक जैसे मेरा थीम था फर्स्ट लव या ट्रू लव जो भी होता है, उसमें एक थीम रख के फिर उससे रिलेटेड जो जो जॉनर होते हैं, लाइक शायरी है, पोएम्स है, या हमारे व्यूज हैं स्टोरी के फॉर्म में, उन सबको पब्लिश करवा सकते थे। तो मैंने अपना थीम देके उसको कंपाइल करके पब्लिश करवाया था। और भी स्कूल, मतलब स्कूल के और भी बच्चे हैं, सिर्फ तुम हो स्कूल से? मैं और काव्या हैं स्कूल से, बाकी तो कोई नहीं था स्कूल से। तो बाकी मतलब एज ग्रुप क्या सेम एज ग्रुप है? नो सर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। वो एज सच लिटरेरी ग्रुप में जितने भी मैं जितने लिटरेरी ग्रुप्स में हूँ उनको भेजा था, सर्कुलेट किया था, तो जो जो इंटरेस्टेड थे वो आ गए थे। सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। पर टॉपिक फर्स्ट लव क्यों? सर उस टाइम पे बाकी सारे टॉपिक्स ले रखे थे, कोई न्यू टॉपिक चाहिए था, मतलब नेचर म्यूजिक पर सब लेते फर्स्ट ही लव रहते हैं, न्यू कैसे है? तुम्हारी एज में तो नॉर्मल है। इसलिए लिया ना सर। तुम्हारी एज कोई पब्लिश नहीं करता वो, लेकिन हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ क्या हमारे पास, स्नेल्स लॉ स्टेट करता है कि एक अगर हमारे पास मीडियम है, ठीक है, रेयर और डेंसर, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रेयर और डेंसर के हम सिंबल यूज करते हैं म्यू, म्यू1 और म्यू2। मैं पूरे चैप्टर में जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा एज्यूम कर रहा हूं कि म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। जब सीबीएसई न्यूमेरिकल आएंगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे इंटरचेंज कर सकते हैं वो, लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में हम कहीं भी ऐसा नहीं मानेंगे कि म्यू1 को मैंने डेंसर मान लिया और म्यू2 को रेयर मान लिया। वो हमेशा सेम रहेगा कि म्यू1 रेयर है और म्यू2 जो है वो डेंसर है। तो लाइट रेयर से डेंसर मूव कर रही है। तो स्नेल्स लॉ जो है, स्नेल्स लॉ की, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, ऐसा है क्या? क्या मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? क्लियर आ रही है सर। यार 100 Mbps की स्पीड है, तो कैसे बोला क्रैक हो रही है? दो तीन साल में तो हम बस नेट ही चेंज करते जा रहे हैं बस। ये पसंद नहीं है नया, ये पसंद नहीं है नया, बस यही काम चल रहा है आजकल। मेरी क्लास के बीच में चाय आती है ना, आज मैं साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा, तो यदि मेरी क्लास के बीच में चाय आती है तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है चाय पीने के चक्कर में ना, ध्यान वहां रहता है। स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है? स्नेल्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम एंड साइन ऑफ दैट एंगल इन द सेम मीडियम इज कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ की, तब हम भी चाय मंगा लेते हैं। अच्छा अवंतिका, क्या बात है? नहीं, तुम तो मंगा सकते हो ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सा बोलना है, तुम्हें तो सिर्फ नोट डाउन तो करना है। स्नेल्स लॉ की बेसिक कंडीशन है कि एक मीडियम के अंदर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो साइन ऑफ एंगल है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने फर्स्ट केस बनाया है लेफ्ट में, इस डायग्राम के अंदर, इस फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर वो है म्यू1 रेयर मीडियम के अंदर, और इस रेयर मीडियम में अभी दिनेश बता रहा हूं, इस रेयर मीडियम में जो साइन ऑफ थीटा लिखा है, थीटा एंगल है उस मीडियम के अंदर। इस फर्स्ट मीडियम में जो एंगल है वो है आई, तो क्या होगा, म्यू1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई। अगर मैं इस फॉर्मूले का ऊपर डायग्राम में यूज करता हूं तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, यहां जो एंगल है वो है आई, तो क्या बना हमारे पास कंडीशन आई म्यू1, हमारे पास कंडीशन यहां से क्या बनी, कंडीशन बनी म्यू1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई। ये रेयर मीडियम के लिए प्रोडक्ट आ गया।
डेंसर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2, और जो एंगल बन रहा है रे का वो क्या बन रहा है r। एक तो एरो लगाओगे, एरो मतलब रे ऑफ कोर्स हम दिखा रहे हैं लाइट कहाँ जा रही है। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, एंगल इज r, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा μ2 इंटू साइन r। तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि दिस थिंग विल रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम विल रिमेन सेम। यहां से मैंने कैलकुलेट किया μ2 बाय μ1 क्या आएगा, μ2 बाय μ1 क्या हो गया, μ2 बाय μ1 की वैल्यू यहां से आएगी साइन i डिवाइड बाय साइन r। μ2 बाय μ1 कितना आया, साइन i डिवाइड बाय साइन r। ये जो μ2 बाय μ1 है ये एक नोटेशन है। μ2 बाय μ1 को हम क्या लिखते हैं, जो μ2 बाय μ1 है इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसके भी रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो नीचे आएगा, और जिसका निकालते हैं वो कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। तो μ2 बाय μ1 का मतलब क्या हो गया, 2 का निकाल रहे हैं एक 1 के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऊपर दिखाते हैं, जिसका निकालते हैं वो आता है नीचे। तो ये μ2 की नोटेशन है। तो यहां से क्या बना फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली कि μ21 which is equal to μ2 by μ1 when light goes from rare to denser medium, this formula is sin I divided by sin r, sin I divided by sin r। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कब, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तब हम ये फॉर्मूला जो है यूज करते हैं, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। बोलो क्या इस पॉइंट तक क्लियर है, क्या इस पॉइंट तक क्लियर है, नॉर्मल है ना, ऐसा कोई टिपिकल तो है नहीं, ठीक है। अगर इस पॉइंट तक क्लियर है, अब हम इसी के बाद आगे मूव करते हैं। फिर सर मीडियम चेंज करने से यही क्वेश्चन मुझे आंसर करना है अभी आकाश मंडल, यही तो मैं वापस इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि हमें ये याद तो है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। पर क्यों, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यही है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब लाइट चेंज होती है, मीडियम चेंज करती है तो क्यों मतलब एंगल जो है चेंज होता है। तो इस चीज को हम अलग अलग तरीके से आंसर कर सकते हैं। मैं 2 तरीके से करूंगा, एक तरीका आज बताऊंगा, क्लास के एंड होने से पहले तक कर लेंगे। सेकेंड मेथड जो और लॉजिकल है पर कंसेप्चुअल बोला, आज हम मैथमेटिकल अप्रोच वाला मेथड सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा सीखेंगे। तो एक तो मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, ये क्यों होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वैसे मतलब ये पढ़ा हुआ है कि बेंड होती है, पर ये नहीं पढ़ा कि क्यों बेंड होती है और इसी तरफ या अवे ही क्यों जाती है, ये नहीं पता होता बच्चों को। दिनेश पता तुझे, मृगांकी को पता होगा, उसने तो पढ़ लिया सारा कुछ। हाँ मृगांकी, एनी आइडिया। ये फर्स्ट केस है रेयर से डेंसर। सेकंड केस है हमारा कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मूव कर रही है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो ऊपर जो मीडियम है, अब ऊपर मीडियम है डेंसर और जो नीचे मीडियम है वो है रेयर। मृगांकी क्या हुआ, आवाज बंद हो गई है नहीं यहाँ पे, क्या ये याद नहीं है? नहीं सर, अभी हुआ नहीं है, ये वेव ऑप्टिक्स पहले कराया था उन्होंने। हाँ वही है, जिसका डाउट पूछो हुआ कहाँ होता है, ये तो कॉमन ही है। डेंसर का μ2 है, रेयर का μ है। लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो डेंसर से रेयर जाते हुए, डेंसर से रेयर जाते हुए क्या होता है, डेंसर से रेयर जाते हुए लाइट जो है वो हमारे पास क्या होती है, बेंड होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होती है, याद है ना। लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होती है। तो इस केस में हमारा डायग्राम जो है वो कुछ इधर आ गया और यहाँ पे ये जो है दिस इज एंगल आई, और ये जो पूरा एंगल बनेगा
ये पूरा एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज आर। तो आई और आर सेम है ना। यहां पे आई क्या है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ यूज कर दो, क्या आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन क्या बनी? जैसे मैंने यहाँ लिखा μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यहाँ क्या बनेगी इक्वेशन? यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी? सेम यहाँ पे था μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, यहाँ पे क्या बनेगा सेकेंड केस में? μ2 sin i μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, है ना। यहाँ क्या इक्वेशन बन रही है? μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r। बोलो डाउट है क्या? फर्स्ट ऊपर वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंगल I, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एंगल R है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है μ2 बाय μ1, ठीक है, इज इक्वल टू sin r डिवाइड बाय sin i। और सेम चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि μ21 फिर से सेम μ2 बाय μ1, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू हमारे पास आ रही है sin r बाय sin i। बोलो क्लियर है या नहीं? क्या ये जो हमने लिखा है क्या ये क्लियर है? नाउ दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूले हैं आपके पास कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा। एक केस में फॉर्मूला sin i बाय sin r है, एक केस में फॉर्मूला sin r बाय sin i है। हम जितने भी डेरिवेशंस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हर डेरिवेशन के अंदर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो पहला स्टेप होगा, वो यही है कि हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है उस पॉइंट पे। कि जैसे यहाँ पे हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, जिस पॉइंट पर लाइट सरफेस पे होती है इंसिडेंट, उस पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा किसी भी डेरिवेशन का पूरे चैप्टर के अंदर, वो यही है कि हमें ये रूल अप्लाई करना है कि उस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ क्या होगा, उसी के बाद हम कुछ और करेंगे। अब क्योंकि ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है, तो हमें ये पता है, एक सेकेंड दो, वैसे हम ये प्रूफ कर सकते हैं दिनेश, ठीक है, करेंगे, एक आध दिन रुक जा, आएंगे उस पॉइंट पे भी। समीक्षा एरिया डायग्राम, समीक्षा एरिया डायग्राम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हमें ये पता है डेंसर, जब हम कुछ बोलते हैं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयर है, तो डेंसर और रेयर जो मीडियम होता है, तो जितना मीडियम डेंसर होता है उसके हिसाब से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। दो मीडियम अगर आपको दे रखे हैं और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको बोलेंगे डेंसर, जिसका कम होगा उसको बोलेंगे रेयर, ठीक है। तो ज्यादा और कम के रिस्पेक्ट में हम डेंसर और रेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ऐसे मीडियम है, ऊपर ग्लास है और नीचे वाटर है, ऊपर ग्लास है नीचे क्या है, वाटर है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का होता है 4/3। तो किसका ज्यादा हो गया? 3/2 में 4/3 में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, वाटर जो ग्लास का है वो ज्यादा है। 3/2 1.5 आएगा, 4/3 आएगा 1.33, है ना। तो ग्लास जो है, ग्लास ज्यादा हमारे पास क्या हो गया, डेंसर हो गया एज कंपेयर टू वाटर। जब लाइट ग्लास से वाटर जाएगी तो मतलब क्या हो गया, डेंसर से रेयर जा रही है। जब लाइट वाटर से ग्लास जाएगी तो वो क्या हो गया, रेयर से डेंसर। बच्चों के दिमाग में ना ऐसा फिट हो जाता है कि रेयर का मतलब एयर होता है या वैक्यूम होता है, ऐसा नहीं है।
अगर आपको दो सरफेस दे रखी हैं और दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है और वो 1 नहीं है, तो फिर हम इस बेस पे डिसाइड करते हैं जिसका ज्यादा है वो डेंसर है, जिसका कम है वो हमारे पास क्या है, रेयर है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका ज्यादा है। ठीक है, और रेयर कौन हो गया, जिसका कंपेरेटिवली जो आ रहा है वो कम आ रहा है। अब ये देखो दिनेश, मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो दो में जब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम उतना ही डेंसर होता जाएगा। ठीक है, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना वो कंपेरेटिवली क्या होगा, रेयर होता जाएगा, और ये ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो अब यहां से हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, यहां से हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो मैंने अभी पूरे चैप्टर में यही सेम रिपीट करेंगे, μ2 by μ1 है, क्योंकि μ2 डेंसर का है, μ1 रेयर का है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली μ2 इज मोर देन μ1, लिख सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते, μ2 जो आएगा μ2 इज मोर देन μ1। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है, यहां से हमारे पास आ गया μ2 by μ1 इज मोर देन 1। रेयर से डेंसर में μ2 by μ1 किसके इक्वल होता है, sin I by sin R। रेयर से डेंसर में μ2 by μ1 क्या है, sin I by sin R, और μ2 by μ1 जो है वो मोर देन 1 है, implies sin I by sin R भी क्या हो गया, implies sin I by sin R is more than 1। अगर sin I by sin R more than 1 है, sin R को ले गए राइट साइड में, sin I is greater than sin R, I साइन हटा दो तो क्या आ गया, I एंगल इज मोर देन R। तो रेयर से डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा आएगा, I ज्यादा है और R जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब देखो I ज्यादा है और R कम होगा, क्योंकि एंगल I और R दोनों नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, तो R कम होगा, तो मतलब क्या हो गया, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर R की वैल्यू I से कम होगी तो इसका मतलब क्या, जो लाइन है, ये जो रेड लाइन है सॉलिड, अगर ये डॉटेड के ऊपर होती तो I और R इक्वल होते, क्योंकि R कम है। R कम का मतलब क्या, जो लाइन है, जो बीच में लाइन बनी है वो वर्टिकल लाइन और जो डॉटेड लाइन है उसके कहीं बीच में आ सकती है, तभी एंगल R जो होगा वो कम होगा I से। क्लियर है इस पॉइंट तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है कि I ज्यादा है और R जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यही सेम चीज अगर हम यूज करेंगे डेंसर से रेयर में, अगर हम डेंसर से रेयर में यूज करेंगे तो डेंसर से रेयर में μ2 by μ1 की वैल्यू क्या होती है, μ2 by μ1 हमारे पास आता है sin R डिवाइड बाय sin I। तो μ2 by μ1 अगेन मोर देन 1 है, क्योंकि ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, तो यहां से sin R डिवाइड बाय sin I क्या हो गया, मोर देन 1। sin R is more than sin I, sin R is more than sin I का मतलब R की वैल्यू ज्यादा आ गई किससे, I से, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया I से। अब जो भी एंगल I बन रहा था R की वैल्यू जो है वो I से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे अगर R की वैल्यू I से ज्यादा आनी है, जो डॉटेड लाइन से बनता एंगल वो I के बराबर था, ज्यादा करना है तो डॉटेड लाइन से अवे की तरफ चला जाएगा वो। तो एक केस में I ज्यादा है और एक केस में R ज्यादा है। समझ में आया? ये मैथमेटिकल अप्रोच जो है थोड़ी सी हेल्प कर देती है सेम चीज को समझाने में कि क्यों होता है ऐसा, बट ये बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है। ऑल्दो मैथमेटिकली बहुत अच्छा लॉजिक है, मतलब इससे इजी कुछ नहीं है समझाने के लिए कि I कम क्यों होगा या ज्यादा क्यों होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट रेयर से डेंसर जाती है या डेंसर से रेयर जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हम और भी हमारे पास तरीके होते हैं सेम चीज एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों डेविएट हो रही है।
उसका रीजन कहीं ना कहीं स्पीड से भी होता है कि लाइट की स्पीड जो है मीडियम में जाने से क्या होती है, चेंज होती है, और उस मीडियम की वजह से जो लाइट है अपना पाथ जो है वो चेंज करती है। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी हम आंसर करेंगे, ये पर हम आज नहीं कर पाएंगे, एक दिन में कितना ही पढ़ोगे तुम, है ना। तो अब हम जो है आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को, कि हमने जो भी स्नेल्स लॉ पढ़ा है, जो मैंने अभी स्नेल्स लॉ लिखा है, स्नेल्स लॉ की बेसिक कंडीशन हमारे पास ये है कि म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है। म्यू इंटू साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट है, स्नेल्स लॉ की कंडीशन है। इसके बेस पे दो क्वेश्चन है पेपर में, वो दो क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। देखो हमें ये पता है, मैं ये नोट डाल के लिख रहा हूं, हमें ये पता लग रहा है यहां से कि म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, साइन थीटा का वो ग्राफ पता होगा, याद है क्या? साइन थीटा का जो ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये जो पॉइंट है ऊपर टॉप पॉइंट, ये पॉइंट होता है एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अगर थीटा इंक्रीज करता है तो मतलब है जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। किसके बीच में? अगर थीटा लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 से लेके 90 के बीच में एंगल बढ़ाओगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मान लो यहाँ थीटा है और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और 90 से 180 के बीच में क्या कर रही है, डिक्रीज। पर यहाँ जो भी एंगल है वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, पर जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा का वो कांस्टेंट है। तो हम इसी फॉर्मूले से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द रे इन द सेम मीडियम। ठीक है, म्यू इंटू साइन थीटा अगर कांस्टेंट है। अच्छा ये मत कंफ्यूज होना यार कि जो थीटा है, या किसने बोला रिपीट करने के लिए? हितेश भाई क्या रिपीट करना है बताओ, कहां से डाउट आया इसमें? नोट वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया। नोट वाला पार्ट ही मिस कर दिया आपने। हम ये बोल रहे हैं कि जो स्नेल्स लॉ की बेसिक कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल जो है वो कांस्टेंट है। ये रूल हम फर्स्ट टर्म से भी पहले, मतलब फर्स्ट टर्म से पढ़ ही रहे हैं क्या? प्रतीक शुक्ला एक लास्ट वो ले ले स्क्रीनशॉट, ये वाला मुझे भेज देना बस। ठीक है, आज पूरी क्लास में एक बच्चा नहीं हिला, कमाल हो गया ना। ऐसा कम होता है, नहीं तो 1 2 3 तो उड़ जाते हैं। ठीक है, मे बी फर्स्ट क्लास है, नया नया जोश है ना। 2 3 क्लास के बाद जो है जोश धीरे धीरे कम हो जाता है ना। ये देखो बोलती एक चला गया बोलती एक कम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उनका नेट, बोलती एक गया, मतलब मेरी बात का ही वेट कर रहा था वो कि क्यों नहीं बोल रहे सर आज जाने के लिए। म्यू इंटू साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है तो एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एंगल बढ़ेगा, साइन ऑफ एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो साइन ऑफ एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसके बेस पे मतलब स्मॉलर द एंगल, हम यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ऐसे, स्मॉलर द एंगल, स्मॉलर द एंगल डेंसर इज द मीडियम। जितना कम एंगल बनेगा उतना मीडियम जो है वो डेंसर होगा। जैसे ऊपर देखो, डायग्राम देख के बता दोगे आप, एक एंगल आई है, एक एंगल आर है, आर एंगल कम है तो ये डेंसर है। यहाँ पे एक एंगल आई है, एक एंगल आर है, आई कम है तो ये वाला डेंसर है। देख के पता लग रहा है, समझे? अगर दो वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है तो मैं देख के बता दूं कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। जितना कम एंगल बनेगा उतना जो मीडियम है वो डेंसर होगा। अब यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ये जो इतना सा कंसेप्ट हमने पढ़ा है
ये सेम कंसेप्ट जो है सीधा सीबीएसई में 1 मार्क का क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं। अब मुझे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारना है, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं एक बार रिकॉर्डिंग वो कर रहा हूँ पॉज। तो मैंने रिज्यूम कर ली। पार्थ का एक क्वेश्चन आया है। पार्थ ने क्वेश्चन बोला है, सर हम बस रिफ्रैक्टेड रे की बात कर सकते हैं इस रिलेशन से, एज इन इंसिडेंट रे में तो एंगल चेंज कर सकते हैं और मीडियम सेम रहेगा। पार्थ माटा देख, तू अगर आई चेंज करेगा ना तो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आर बनेगा, ठीक है, ये इतना तुम्हें पता है कि आई हम चेंज करते हैं और आर बनता है। पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मान ले तूने आई रखा 30, ठीक है, तो अगर आई 30 रखा है तो कुछ भी हो, कुछ भी मीडियम हो, अगर ये रेयर था और वो डेंसर की तरफ जा रही है तो डेंसर का जो एंगल होगा वो 30 से कम ही आएगा। हम ये बोल रहे हैं, इससे नहीं फर्क पड़ रहा हमें क्या है, हम ये बस बाय ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं कि मीडियम अगर डेंसर होगा तो एंगल कम बनेगा, मीडियम अगर रेयर होगा तो एंगल ज्यादा बनेगा। हम ये कंडीशन बोल रहे हैं बस, ठीक है। वो तुम्हारी बात अलग है कि तुम एंगल चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मान लो तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें बोल रहा है कि एक लाइट थी, एक एंगल टू इंसिडेंट और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 10 डिग्री है, तो बताओ आई की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस बेस पे ये बता सकते हो कि अगर ये 10 डिग्री है तो आई की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी उसके लिए मुझे दोनों वैल्यू चाहिए, रेयर और डेंसर की वैल्यू क्या होगी, लेकिन हाँ ये श्योर है ज्यादा होगी। तो हम बस ये आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाएगी तो एंगल में जो चेंज आ रहा है कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा एंगल छोटा होगा। वैसे इतना सा आंसर कर रहे हैं बस अभी, ठीक है। अब ऐसी जो मैंने क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन साइड पे ब्लैक आ रही है, 1 मिनट दो, पॉज करके करता हूं। ऑप्टिक्स जो चैप्टर है एकदम बढ़िया चैप्टर है, मतलब मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि ज्यादातर जो है वो कंसेप्चुअल चीजें ही हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या आप क्वेश्चन समझ में आया है आपको, ठीक है। मैंने जो ऊपर डिस्कस किया है यही क्वेश्चन हमने बस यहाँ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। A ray of monochromatic light passes from medium 1 to medium 2 if the angle of incidence in medium 1 is theta। medium 1 जो है, medium 1 में उसका जो एंगल है वो थीटा है, और medium 2 में उसका जो एंगल है वो थीटा बाय 2 हो गया। एक में एंगल थीटा है, एक में एंगल थीटा बाय 2, और आपसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर। तो हमें ये पता है, हमने अभी लिखा है ना, स्मॉलर द एंगल, स्मॉलर द एंगल डेंसर इज द मीडियम, ठीक है। तो इस चीज का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। साक्षी मिनट दोबारा सोच, तूने उल्टा आंसर कर दिया है, बाकी सबका आंसर सही है जो लिख रहे हैं। स्मॉलर द एंगल डेंसर इज द मीडियम। मीडियम 1 में एंगल थीटा है, मीडियम 2 में एंगल आधा हो गया, थीटा का आधा थीटा बाय 2 हो गया। जब एंगल आधा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मीडियम 2 इज डेंसर। मान लो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, क्योंकि थीटा 2 जो है वो कम है किससे, थीटा 1 से, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, ठीक है, फिर आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना, तो ये मैंने, हाँ ठीक है। इसके रीजनिंग में बस यही आएगा, स्मॉलर द एंगल डेंसर। अरे रीजन लिखना ही नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है वैसे। नहीं, ऊपर लिखा है गिव रीजन। तो फिर यहाँ यूज कर लोगे म्यू इंटू साइन थीटा, अगर आएगा तो फिर 2 मार्क्स में आए क्वेश्चन, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है ना।
समीक्षा 2 मिनट रुक जा, क्लास के बाद डिसाइड करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है, इससे अगला क्वेश्चन 15-25, ठीक है। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये भी। तो ये वैसे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। पढ़ो इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया ए बी सी आर 15, 25, 35। मेरे स्कूल में भी यही चल रहा है, तो मैं स्कूल में भी मेरा सेम है ये, बट स्कूल में हम थोड़ा सा ना फायदा उठा लेते हैं कि पहले से नोट्स बना रखे हैं मैंने। देखो एक चीज दिखाता हूँ। हमें तो खत्म करा दिया सिलेबस एंड हमें पता भी नहीं चला कि वेव ऑफ पे। तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो गया, पूरा सिलेबस? हाँ सर, बस ये न्यू ईयर से पहले जो क्लास हुई थी उसमें सेमीकंडक्टर्स रिवाइज करा रही थी टीचर। वेव ऑप्टिक्स पता भी नहीं चला कब खत्म हुआ। हम लोग बोल रहे थे मैम नहीं हुआ, कराया नहीं है। मैम बोल रही कि एक क्लास हुआ था, मतलब एक क्लास में वेव ऑप्टिक्स खत्म करा दिया टीचर ने। छोड़ो, मैं क्या इस पे कमेंट करूं, नो आंसर, है ना। तो यहाँ देखो, लिखा हुआ है सेम एंगल, for same angle of incidence the angle of refraction in three different media A, B, C are 15, 25 and 35 degree respectively, in which medium is the velocity of light minimum। 3 अलग अलग है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आना अलग ही तरीके का बवाल होता है ना, कि ऐसे आपको 3 मीडियम दे रखे हैं A, B, C। तीनों मीडियम में एंगल आई सेम है, एक में एंगल 15 डिग्री है, आई सेम है, एक में एंगल मतलब एक में 15 है, एक में 25 हो गया, और आई सेम एंगल के लिए एक में कितना आगे पास आ गया, 35 आ गया। वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। बोला इन विच मीडियम इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम। तो 2 कंसेप्ट में यहाँ पे बेसिक से यूज करूंगा। पहली चीज ये सब मैं हटा रहा हूं, है ना। जिसको क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन तो क्लियर होगा। मेरे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है वो होता है हमारे पास साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाय साइन आर। क्वेश्चन में दे रखा है साइन आई सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है साइन आई की जो वैल्यू है सेम है। तो अगर साइन आई की वैल्यू सेम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा साइन आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। 3 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको गिवन है, एक 15, एक 25, एक 35। तो 15, 25, 35 में से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि आर के साथ इनवर्सली है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन आर इज इक्वल टू 15 डिग्री is greater than refractive index when r is equal to 25 degree is greater than refractive index when r is equal to 35 degree। बोल सकता हूं क्या, बोलो इतना तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि r के साथ इनवर्सली r कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है c by v। जो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला आएगा c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे स्पीड क्या होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले केस में ज्यादा है, अगर पहले वाले केस में ज्यादा है तो वेलोसिटी जो है इन केस ऑफ व्हेन r इज 15 डिग्री वो क्या हो गई? कम हो गई। किससे? वेलोसिटी व्हेन r इज 25 डिग्री और वेलोसिटी व्हेन r इज 35 डिग्री। ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया? मीडियम A, ये हमारे पास क्या है? मीडियम B, और ये हमारे पास क्या है? मीडियम C। तो मीडियम C में हाईएस्ट वेलोसिटी है, मीडियम A में जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है। क्वेश्चन क्लियर है ये क्या? हाँ, तो 15 वाले में जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है और 35 वाले में जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, जाना मत, मुझे एक बार डिसाइड करना है कुछ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं पहले।